हाँ भाई, तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या पढ़ेंगे? एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या होता है एनाटॉमी? एनाटॉमी क्या होता है उसके बाद देखेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट्स के एनाटॉमी में क्या क्या इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो एनाटॉमी क्या होता है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। क्या? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स क्या कहलाएगा? प्लांट एनाटॉमी कहलाएगा। लिख सकते हैं एनाटॉमी क्या होता है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट क्या कहलाता है? प्लांट एनाटॉमी कहलाता है। इंटरनल स्ट्रक्चर क्या शो करता है? इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ने का फायदा क्या है? तो जब आप प्लांट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं तो ये आपको दिखाता है कि इनिशियल डेवलपमेंटल कंडीशन कैसा रहा होगा प्लांट में। उसके अलावा डिफरेंट इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, क्या डिफरेंट इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लांट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर का क्या एडेप्टेशन है। मॉर्फोलॉजी से हमको क्या पता चलता है? तो मॉर्फोलॉजी से पता चलता है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन का एक्सटर्नल फैक्टर्स पे जैसे कि लीफ पे, स्टेम पे क्या एडेप्टेशन है। क्लियर? लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम पढ़ते हैं तो पता चलता है क्या कि क्या एडेप्टेशन रहा होगा क्या डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में प्लांट का। क्लियर है? तो इंटरनल स्ट्रक्चर आपको दिखाता है एडेप्टेशन टू डाइवर्स इन्वायरमेंट। क्लियर है? डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन में जो प्लांट डेवलप कर रहे हैं उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल एनाटॉमी भी क्या होता है? डिफरेंट होता है। क्लियर? अब हम देखते हैं टिश्यू क्या होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे टिश्यू। हाँ भाई, टिश्यू क्या होता है? बचपन से आपको पता है टिश्यू क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ, क्या टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन। ये बोलना बहुत जरूरी है। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है जिसका कॉमन ओरिजिन होता है और यूजुअली ये मिलके एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो वैसे ग्रुप ऑफ सेल्स जिसका कॉमन ओरिजिन होता है और यूजुअली ये मिलके कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं क्या कहलाते हैं? टिश्यू कहलाते हैं। लिखेंगे अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग, अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स having क्या? having common origin, आगे and usually performing a common function, and usually performing a common function, ठीक है। और यूजुअली ये मिलके कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं क्या कहलाते हैं? टिश्यू कहलाते हैं। ये जो टिश्यू है, तो अब हम टिश्यू को उसकी डिवाइडिंग कैपेसिटी के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी ऑफ डिवाइडिंग और नॉट। क्या टिश्यू डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके बेसिस पे हम टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? डिवाइडिंग कैपेसिटी। क्या? डिवाइडिंग कैपेसिटी के बेसिस पे टिश्यू दो तरह के होते हैं। कौन से? तो फर्स्ट वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और सेकेंड क्या? परमानेंट टिश्यू। क्या? परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम मेरिस्टेम भी कहेंगे। जनरली क्या बोलेंगे इसको? मेरिस्टेम। तो मेरिस्टेम कहने का मतलब है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्लियर है? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वैसे टिश्यू होते हैं जिनके पास डिवाइडिंग कैपेसिटी प्रेजेंट होता है। क्या? डिवाइडिंग कैपेसिटी प्रेजेंट,
और परमानेंट टिश्यू वैसे ग्रुप ऑफ टिश्यू होते हैं जिसके पास डिवाइडिंग कैपेसिटी एब्सेंट होता है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे डिवाइडिंग कैपेसिटी एब्सेंट, डिवाइडिंग कैपेसिटी व्हाट एब्सेंट। क्लियर है, तो डिवाइडिंग कैपेसिटी एब्सेंट है तो परमानेंट टिश्यू, डिवाइडिंग कैपेसिटी प्रेजेंट है तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब हम देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डेफिनेशन। क्या होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वैसे टिश्यू होते हैं या वैसे टिश्यू होते हैं जो वैसे सेल से मिलकर बने होते हैं जिनके पास डिवाइडिंग कैपेसिटी प्रेजेंट होता है। क्या? जिसके पास डिवाइडिंग कैपेसिटी प्रेजेंट होता है। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ना, वो प्लांट के रिस्ट्रिक्टेड रीजन में ही प्रेजेंट होते हैं। कहां पे? प्लांट के रिस्ट्रिक्टेड रीजन या फिर स्पेशलाइज्ड रीजन में ही प्रेजेंट होते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट के ग्रोथ के लिए। किस लिए? प्लांट के ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसके बाद हम जाएंगे किस पे? परमानेंट टिश्यू पे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? वैसे ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं जिसके पास डिवाइडिंग कैपेसिटी होता है, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट्स के रिस्ट्रिक्टेड जोन में, रिस्ट्रिक्टेड रीजन में ही प्रेजेंट होते हैं या स्पेशलाइज्ड रीजन में प्रेजेंट होते हैं और ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके लिए ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आप नेक्स्ट लाइन भी यहाँ पे लिख सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? ग्रोथ। क्लियर? तो यहां तक नोट डाउन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग देंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेम या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट? मेरिस्टेम। मेरिस्टेम कहने का मतलब हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। चलिए, तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या फीचर्स है? तो पहला, ये अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू होता है। क्या? अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू होता है, यानी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो डिवीजन करते हैं, ये कोई स्पेशलाइज्ड वर्क नहीं करते हैं। क्लियर है? आगे अभी हम देखेंगे कि डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं? अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू। सेकेंड पॉइंट, ये इमैच्योर सेल से मिलके बने होते हैं। इससे इमैच्योर सेल से मिलके बने होते हैं जिसके पास डिवाइडिंग कैपेसिटी होता है। इसका जो प्राइमरी सेल वॉल होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है प्राइमरी सेल वॉल, और थिन होता है प्राइमरी सेल वॉल, और बना होता है किसका? सेलुलोज का। किसका बना होता है? सेलुलोज का। इसके जो भी सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, जो भी सेल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं और आइसोडायमेट्रिक होते हैं। आइसोडायमेट्रिक होते हैं कहने का मतलब है जो भी सेल्स हैं वो एक ही टाइप के सेल से मिलकर बने होते हैं, सबका डायमीटर सेम होता है। नेक्स्ट, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस साइटोप्लाज्म होता है। इसके पास प्रोमिनेंट एंड लार्ज न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? प्रोमिनेंट एंड लार्ज न्यूक्लियस होता है। अच्छा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास वैक्यूल्स प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा? वैक्यूल्स एब्सेंट होगा। क्यों? क्योंकि सर ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये काफी मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव टिश्यू है। इसके पास जो सेल है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल है। तो जब मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स है तो उसको फूड को स्टोर करने का फुर्सत ही नहीं है। ऐसा समझ में? वो फूड को स्टोर नहीं करता है, वो फूड को क्या कर लेता है? यूटिलाइज कर लेता है। इसलिए जनरली इसके पास वैक्यूल्स नहीं होता है। उसके अलावा ये जो है ना, इसके पास इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं होता है। तो चलिए कुछ पॉइंट को यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट, इट इज अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू। इट इज अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू। क्लियर? सेकेंड पॉइंट क्या? कंपोज्ड ऑफ इमेच्योर सेल्स, कंपोज्ड ऑफ immature cells. नेक्स्ट, immature cells से बने होते हैं। नेक्स्ट, इनका जो सेल वॉल होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, थिन होता है और सेलुलोज का बना होता है। सेल वॉल, सेल वॉल कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है, थिन होता है एंड मेड अप ऑफ
एंड मेड अप ऑफ व्हाट, सेल्यूलोज। किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट में, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं ना, ये स्मॉल सेल्स होते हैं और आइसोडायमेट्रिक होते हैं। क्या होते हैं? आइसोडायमेट्रिक। तो इसके सेल्स होते हैं क्या? सेल्स ऑफ मेरिस्टेम्स, सेल्स ऑफ मेरिस्टेम कैसे होते हैं? स्मॉल एंड आइसोडायमेट्रिक। नेक्स्ट क्या, इसके पास जो साइटोप्लाज्म होता है वो कैसा होता है? डेंस साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट, लार्ज एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। लार्ज एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। उसके अलावा जनरली वैक्यूल्स एब्सेंट होता है। क्या? जनरली वैक्यूल्स एब्सेंट। क्यों होता है वैक्यूल एब्सेंट? क्योंकि ये मेटाबॉलिकली क्या होते हैं? मेटाबॉलिकली क्या होते हैं? हाईली एक्टिव होते हैं। हाँ भाई, और इंटरसेलुलर स्पेस इनके पास नहीं होता है। इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट। इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट, मतलब दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो एब्सेंट होता है। तो ये है कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यहां तक आप नोट डाउन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग देंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। पोजीशन के बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या? लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो हम देखते हैं ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो पोजीशंस के बेसिस पे कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के। कौन कौन से? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्लियर है? देखते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड क्या? लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मान लेते हैं ये अपना प्लांट्स है। क्या है ये? प्लांट्स है। ठीक है, तो इस प्लांट्स में ये जो है ना प्लांट्स का, ये क्या है? एपिकल पोजीशन। क्या है प्लांट्स का? एपिकल पोजीशन। और ये वाला भी क्या है प्लांट का? एपिकल पोजीशन। ठीक है, तो इस एपिकल पोजीशन पे क्या होगा? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसके कारण प्लांट्स का क्या होगा? एपिकल ग्रोथ होगा। इंक्रीज इन लेंथ ऑफ प्लांट क्या कहलाता है? एपिकल ग्रोथ कहलाता है। क्या? इंक्रीज इन लेंथ ऑफ प्लांट क्या कहलाता है? एपिकल ग्रोथ कहलाता है। तो प्लांट्स का एपिकल मेरिस्टेमेटिक के कारण एपिकल ग्रोथ होगा, कहने का मतलब है इंक्रीज इन लेंथ। सेकेंड, मान लेते हैं यहां से क्या निकला? ये लीफ अराइज हुआ। क्या अराइज हुआ? लीफ अराइज हुआ। यहां से भी क्या अराइज हुआ? लीफ अराइज हुआ। तो जिस पॉइंट से लीफ अराइज होता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड। ठीक है, तो इस नोडल पोजीशन पे जहां पे नोड होता है वहां पे क्या होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। क्या होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये अपना एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसी कारण से टूट गया, तो फिर से प्राइमरी ग्रोथ हो सके उसके लिए क्या जरूरी है? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बहुत सारे प्लांट्स में आप देखते होंगे कि अगर आप प्लांट्स के इस एपिकल पोर्शन को तोड़ देंगे तो आगे का ग्रोथ नहीं होगा, यानी वहां इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं है। लेकिन आप अगर ग्रास को देखते हैं, ग्रास को क्या होगा कि ऊपर से काट दो तुम ग्रास को, लेकिन फिर से ग्रास क्या कर जाएगा? दोबारा से यहां से ग्रो कर जाएगा। इसका कारण क्या है? कि ग्रास के पास इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। क्या है? ग्रास के पास इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां प्रेजेंट होता है? नोडल पोजीशन पे प्रेजेंट होता है। या आप बोल सकते हैं कि ये देखो, जैसे ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसके बाद जो नीचे है वो सब क्या है? मैच्योर टिश्यू। ये इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसके नीचे क्या है? मैच्योर टिश्यू। और ये मैच्योर टिश्यू, ये मैच्योर टिश्यू और मैच्योर टिश्यू के बीच में क्या है?
इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये डिस्क शेप का होता है। किस शेप का होता है? डिस्क शेप का होता है। क्या? इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्लियर है? अब हम आ जाते हैं कहां पे? लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या? लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट्स के लैटरली प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है? ये लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये लैटरल रीजन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखो ऐसा नहीं है कि ये ऐसे दो लाइन के जैसा प्रेजेंट होता है। आप इमेजिनेशन कीजिए कि इस प्लांट को हम ऐसे कट कर दिए, तो जब कट कर देंगे तो आपको प्लांट्स कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसा दिखेगा, प्लांट्स कुछ ऐसा दिखेगा। क्लियर? तो ये है प्लांट्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहां पे ये चारों तरफ स्टेम के ये लैटरल, ये चारों तरफ सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ये क्या है? लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या है? लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट्स के सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है। कहां हेल्प करता है? सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है। इसलिए लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहते हैं। देखिए, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट के एपिकल ग्रोथ में हेल्प करता था, लेकिन ये जो लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये प्लांट के सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है। सेकेंडरी ग्रोथ कहने का मतलब है इंक्रीज इन गर्थ। देखो, तो जब डायमीटर प्लांट्स का बढ़ता है तो ये क्यों बढ़ता है? सेकेंडरी या लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण। ये जो लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये वाला क्या है? लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लैटरली नए सेल्स को बनाता है, इधर और इधर, यानी पेरिफेरी की तरफ और सेंटर की तरफ न्यू सेल्स को बनाता है, जिसके कारण प्लांट्स का डायमीटर क्या होता है? इंक्रीज होता है। जिसके कारण प्लांट्स का डायमीटर इंक्रीज होता है। क्लियर है? तो ये है लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। तो चलो एक पोजीशन के बेसिस पे सबका नाम लिख देते हैं। ये वाला और ये वाला क्या है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी एपिकल मेरिस्टेम। क्लियर? ये क्या है? इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या है? इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी इंटर कैलरी मेरिस्टेम। और प्लांट्स के लैटरल साइड में ये वाला क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये है, बोलो ना, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या है? लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो डायग्राम में तो यही दिखाई देगा, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेकिन अगर आप स्टेम को क्रॉस सेक्शन काट के देखने की कोशिश करें तो ये सिलिंड्रिकल लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सिलिंड्रिकल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्लियर है? इस तरह से प्रेजेंट होता है। इसमें जो ग्रोथ होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, डायमीटर की तरफ ये इंक्रीज करता है और सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं, उसके बाद हम लिखेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। तो पहला है अपना एपिकल मेरिस्टेम, सेकेंड वन इज इंटर कैलरी मेरिस्टेम, एंड थर्ड वन इज लैटरल मेरिस्टेम। ये जो एपिकल मेरिस्टेम है ये कहां प्रेजेंट होता है? अकर्स एट द टिप्स ऑफ रूट एंड शूट। अकर्स एट द टिप्स ऑफ what? Root and shoot. सेकेंड वन क्या? ये प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। क्या है? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो प्राइमरी मेरिस्टेम लिख देते हैं, आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है? ये प्लांट्स के लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी प्लांट्स में जो लेंथ इंक्रीज होता है ड्यू टू एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी इसको हम एपिकल ग्रोथ भी कहते हैं। यानी ये एपिकल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल, और एपिकल ग्रोथ करने का मतलब है इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट, इंक्रीज द
लेंथ ऑफ प्लांट्स। सेकेंड है इंटर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये कहां प्रेजेंट होता है? तो ये नोड पे प्रेजेंट होता है, अकर्स एट नोड, अकर्स एट नोड, या कहां प्रेजेंट होता है? अकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यू। देखिए अभी मैच्योर टिश्यू के बीच में भी ये प्रेजेंट होता है, और बिटवीन मैच्योर टिश्यू, बिटवीन मैच्योर टिश्यू। लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां प्रेजेंट होता है? ये प्लांट्स के मैच्योर रीजन में प्रेजेंट होता है, अकर्स इन मैच्योर रीजन ऑफ रूट एंड शूट, अकर्स एट मैच्योर रीजन ऑफ रूट एंड शूट। इंटर कैलोरी मेरिस्टेम भी क्या है? बोलो ना, क्या है? प्राइमरी मेरिस्टेम है। क्या है ये? प्राइमरी मेरिस्टेम है। प्राइमरी मेरिस्टेम कहने का मतलब है कि सर प्लांट के लेंथ को इंक्रीज करता है। क्या? प्लांट्स के लेंथ को इंक्रीज करता है। और ये प्रेजेंट कहां पे होता है? ये ग्रासेस में देखने को मिलता है। कहां देखने को मिलता है भाई? ग्रासेस में देखने को मिलता है। चलिए, लैटरल मेरिस्टेम या लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या है भाई? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहने का मतलब है कि ये ऐसा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो प्लांट्स के सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए? प्लांट के सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो है ना लैटरल मेरिस्टेम, या इसको कहते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्यों? क्योंकि प्लांट्स के ये लेटर लाइफ में बनता है। क्या? प्लांट्स के ये लेटर लाइफ में बनता है, कुछ समय बाद बनता है, या प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद बनता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और प्लांट के सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब ये प्लांट्स के डायमीटर को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ प्लांट, डायमीटर ऑफ प्लांट। अगर आप पूछते हैं कि सर सेकेंडरी या लेटरल मेरिस्टेम का एग्जांपल्स क्या होगा, तो इसका एग्जांपल्स है क्या? ये दो तरह का हो सकता है प्लांट में, एक तो वैस्कुलर कैम्बियम और दूसरा कॉर्क कैम्बियम। जब आगे पढ़ेंगे फर्दर तो हम देखेंगे वैस्कुलर कैम्बियम क्या होता है और कॉर्क कैम्बियम क्या होता है। तो ये होता है वैस्कुलर कैम्बियम और दूसरा होता है कॉर्क कैम्बियम। क्लियर है? तो यहां तक आप नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ टर्म है जिसको अभी समझ लेना बेहतर होगा, जो आगे चल के इस चैप्टर को आपको समझने में हेल्प करेगा। जैसे कि सर डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी डिफरेंशिएशन क्या होता है और री डिफरेंशिएशन क्या होता है। जैसे जब प्लांट्स का जो होल प्लांट्स का जो बॉडी बनाता है वो कौन बनाता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाता है। देखो थोड़ा सा इमेजिनेशन करो कि ये मेरा छोटा सा जब प्लांट्स के पास क्या था, सीड जर्मिनेट किया तो ये रेडिकल बना और ये क्या बन गया? प्लीम्यूल बना। तो जब रेडिकल और प्लीम्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा था, क्या जब रेडिकल और प्लीम्यूल का फॉर्मेशन हो रहा था तो क्या हुआ कि कंटिन्यूअस, आप इसको जूम करके हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कंटिन्यूअस एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ग्रोथ होता जा रहा है और कंटिन्यूअस क्या शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ग्रोथ होता जा रहा है। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कंटिन्यूअस ग्रोथ होता जा रहा है तो कुछ सेल्स एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पीछे बच जा रहे हैं, छूट जा रहे हैं, जिसमें सेल डिवीजन रुक जाता होगा। तो वो सेल क्या करता होगा? मैच्योर होता होगा। ठीक है? और आगे की तरफ कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स कंटिन्यूअस डिवीजन करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पीछे छूट जाते हैं जिसमें फर्दर डिवीजन नहीं होता है, हम उसको कहते हैं परमानेंट टिश्यू। क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यू।
अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसमें डिवीजन नहीं हो रहा है वो प्लांट्स के स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, मतलब एपिडर्मिस बनाने का काम करेंगे, ग्राउंड टिश्यू बनाने का काम करेंगे, वैस्कुलर बंडल बनाने का काम करेंगे, है ना, क्या वैस्कुलर बंडल बनाने का काम करेंगे। तो कहने का मतलब है कि जो पीछे छूट जा रहा है वो परमानेंट टिश्यू, यानी वो अब डिवीजन नहीं कर रहा है लेकिन किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो जब सेल में सेल डिवीजन नहीं होगा, सेल डिवीजन रोक के जब ग्रुप ऑफ सेल्स किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है तो हम उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। अब क्या होता है, कभी कोई गया आदमी और क्या किया, स्टेम पे कट कर दिया तो अब स्टेम का प्रोटेक्टिव लेयर डिस्टर्ब हो गया। अब वैसे सेल्स जो स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते थे, ठीक है, मतलब प्रोटेक्शन का काम करते थे, लेकिन जब आप इसमें कट लगा दिए तो फंक्शन क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तो ओकेजनली फिर इसमें डिवीजन हो सकता है और फिर इस लेयर को क्या किया जा सकता है, भरा जा सकता है, कंप्लीट किया जा सकता है। ठीक है, तो ओकेजनली कोई अगर सेल परफॉर्म एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है लेकिन ओकेजनली अगर आप उसके फंक्शन को डिस्टर्ब कर देते हैं तो फिर से वो क्या करने लगा, सेल डिवीजन करने लगा। इसको हम कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं? डी डिफरेंशिएशन। और जब सेल डिवीजन रुक के फिर से वो काम करने लगा जो वो कर रहा था तो उसको कहते हैं री डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं? री डिफरेंशिएशन। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्लांट्स क्या कंटिन्यूअस डिवाइड करता रहता है तो वो प्रोमेरिस्टेम बनाता है। क्या बनाता है भाई? प्रोमेरिस्टेम। प्रोमेरिस्टेम कहने का मतलब है कि भाई इनिशियल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्रोमेरिस्टेम डेवलप्ड होता है और बनाता है प्राइमरी मेरिस्टेम। क्या बनाता है? प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम कहने का मतलब है प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसमें कंटिन्यूअस डिवीजन हो रहा है। अब जब कंटिन्यूअस डिवाइडिंग सेल्स आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो पीछे कुछ ऐसे सेल्स बच जा रहे हैं जिसमें फर्दर डिवीजन नहीं हो रहा है। जब फर्दर डिवीजन नहीं हो रहा है तो प्राइमरी मेरिस्टेम से बन जाता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। सारा प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्राइमरी परमानेंट टिश्यू नहीं बनता है। कुछ सेल्स कंटिन्यूअस डिवीजन करते रहते हैं और आगे की तरफ प्लांट्स में प्राइमरी ग्रोथ कराते रहते हैं, लेकिन कुछ जो डिवीजन अब नहीं करेंगे वो क्या बन जाएंगे? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, और वो स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बन जाएंगे। तो यहां पे इस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। सेकेंड, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में क्या? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में अब कंटिन्यूअस डिवीजन हो रहा है। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में ओकेजनली क्या किया? डिवीजन होने लगा, ओकेजनली डिवीजन होने लगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्राइमरी जो प्रोमेरिस्टेम से बनता है। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब अपने स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। और प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में ओकेजनली सेल डिवीजन होने लगा तो ये क्या बन जाएगा? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या बन जाएगा? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या सेकेंडरी मेरिस्टेम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्लियर? यानी अब ये कंटिन्यूअस डिवाइड कर रहा है सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का बनना क्या कहलाता है? डी डिफरेंशिएशन। क्या कहलाता है? डी डिफरेंशिएशन। क्या कहलाता है? डी डिफरेंशिएशन। उससे सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटिन्यूअस डिवाइड करता है और बनाता है सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। क्या बनाता है? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनाता है। क्या बनाता है? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनाता है। क्लियर है? तो ये जो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बना किससे? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, और फिर से सेल क्या हो गया? डिफरेंशिएटेड हो गया। क्या हो गया? फिर से डिफरेंशिएटेड हो गया। कहने का मतलब है फिर से अपने स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने लगा तो उसको बोलते हैं री डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं? री डिफरेंशिएशन। री डिफरेंशिएशन। तो तीन प्रोसेस हम देखें, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। देखो
क्या देखें हम? अब देखें डिफरेंशिएशन, उसके बाद हम देखें डी डिफरेंशिएशन, और उसके बाद हम देखें री डिफरेंशिएशन। अब हम देखते हैं कहां पे सेल डिवीजन होगा और कहां पे सेल डिवीजन नहीं होगा। तो इसको आप दो कॉलम बना लो, सेल डिवीजन, और दूसरा कॉलम बनाएंगे क्या? स्पेसिफिक फंक्शन। डिफरेंशिएशन में क्या होता है? सेल कंटिन्यूअस डिवीजन करता है लेकिन कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं करता है। ऐसा नहीं सर, ऐसा नहीं। देखिए क्या हुआ था डिफरेंशिएशन में, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवीजन रोक के क्या बन गया था? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, और प्राइमरी परमानेंट टिश्यू कंटिन्यूअस डिवीजन नहीं कर रहे थे, वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे। इसका मतलब आप ये गलत किए। क्या करना है? बोलो ना क्या करना है? डिफरेंशिएशन में क्या होता है? सेल डिवीजन नहीं होता है और ग्रुप ऑफ सेल स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, तो उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। देखिए डी डिफरेंशिएशन में क्या हुआ सर कि प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में ओकेजनली डिवीजन होने लगा। क्या होने लगा? ओकेजनली यहां पे डिवीजन होने लगा और बन गया सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यानी डी डिफरेंशिएशन में ग्रुप ऑफ सेल्स डिवीजन करने लगता है ओकेजनली और स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म नहीं होता है। रीडिफरेंशिएशन में अगेन क्या हुआ? रीडिफरेंशिएशन में अगेन क्या हुआ? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फिर से अपने स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने लगा और बन गया सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। यानी रीडिफरेंशिएशन में सेल डिवीजन नहीं होता है और ग्रुप ऑफ सेल स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। क्लियर है? तो यहां तक आप नोट डाउन करेंगे। ये वाला बॉक्स अलग है और ये वाला कहानी अलग है। तो पहले आप इसको लिखेंगे और फिर आप इसको लिखेंगे इसके नीचे। नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं कि जब प्राइमरी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होता है तो स्पेसिफिक रीजन ऑफ एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंट टिश्यू को बनाता है, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को बनाता है। वो डर्मल टिश्यू को बनाता है, ग्राउंड टिश्यू को बनाता है और वैस्कुलर टिश्यू को बनाता है। मतलब देखो यहां पे समझने की कोशिश करो कि ये अपना प्लांट बॉडी था और ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटीन्यूअस डिवीजन करता जा रहा है, ग्रोथ होता जा रहा है। पीछे जो सेल्स बच जा रहे हैं, परमानेंट सेल्स या परमानेंट टिश्यू जो बच जा रहे हैं, वो अब डिफरेंशिएशन होकर प्लांट्स के डिफरेंट रीजन को बनाते हैं। क्या? प्लांट्स के डिफरेंट रीजन को बनाते हैं। ये क्या बना सकते हैं? तो ये बनाते हैं डर्मल टिश्यू। डर्मल टिश्यू क्या है? डर्मल टिश्यू क्या है? प्लांट्स का जो आउटर मोस्ट रीजन है जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, इसको बोलते हैं डर्मल टिश्यू। कौन बनाया? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जब क्या हो गया? डिफरेंशिएशन हो गया तो वो बन गया डर्मल टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जब क्या होगा? डिफरेंशिएशन हुआ तो बन गया ग्राउंड टिश्यू, और एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जब डिफरेंशिएशन हो गया तो बन गया वैस्कुलर टिश्यू। देखिए तो आप इमेजिनेशन कीजिए, ये प्लांट कंटिन्यूअस ग्रो करेगा तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा वो डिफरेंट रीजन के बेसिस पे डिफरेंट स्ट्रक्चर को बनाएगा। जैसे वो सेल्स जो सबसे बाहर की तरफ है वो बना देगा डर्मेटोजेन। डर्मल टिश्यू कहने का मतलब है डर्मेटोजेन। क्या कहने का मतलब है? डर्मेटोजेन। ग्राउंड टिश्यू पे आते हैं। वैस्कुलर टिश्यू कहने का मतलब है कि भाई इनर मोस्ट वैस्कुलर बंडल्स को बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? वैस्कुलर टिश्यू। और जो वैस्कुलर टिश्यू को बनाता है उसको टेक्निकल टर्म में कहते हैं प्लीरोम। क्या कहते हैं? प्लीरोम। और ये एपिडर्मिस यानी डर्मेटोजेन और प्लीरोम वाले रीजन्स के बीच में जो भी ग्रुप ऑफ सेल्स आते हैं उसको हम कहते हैं ग्राउंड टिश्यू। क्या कहते हैं? ग्राउंड टिश्यू, या इसी को हम कहते हैं क्या? पेरीब्लेड। क्या कहते हैं भाई? पेरीब्लेड। तो डिफरेंट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंट रीजन से डिफरेंट प्लांट बॉडी को बनाता है। जैसे आउटर मोस्ट रीजन डर्मेटोजेन को बनाता है,
इनर मोस्ट रीजन प्लीरोम वैस्कुलर बंडल को बनाता है और इस दोनों के बीच में जो टिश्यू बच जाता है वो ग्राउंड टिश्यू को बनाता है, और ग्राउंड टिश्यू का मतलब पेरीब्लेम, क्या पेरीब्लेम को बनाता है। तो अब एक एक करके हम देखेंगे कि डर्मेटोजेन क्या है, पेरीब्लेम क्या है और प्लीरोम्स क्या है, इसमें कौन कौन सा रीजन आता है। क्लियर है? तो फर्स्ट हेडिंग देंगे डर्मेटोजेन। डर्मेटोजेन डर्मेटोजेन क्या है? ये आउटर मोस्ट सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है। क्या है? आउटर मोस्ट सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है। दीज सेल्स फॉर्म सिंगल लेयर एपिडर्मिस, यानी डर्मेटोजेन के जो सेल्स होते हैं वो सिंगल लेयर एपिडर्मिस को बनाते हैं, ये वाला, ठीक है, सिंगल लेयर एपिडर्मिस। ठीक है, अब अपना लिखेंगे, यहां पे लिख सकते हैं अभी क्या, दिस इज आउटर मोस्ट सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, दीज सेल्स फॉर्म सिंगल लेयर एपिडर्मिस। नेक्स्ट, इस डर्मेटोजेन के अंदर और वैस्कुलर बंडल के बाहर जो रीजन होता है उसको क्या कहते हैं? पेरीब्लेम, या उसको कहते हैं ग्राउंड टिश्यू। पेरीब्लेम या पेरीब्लेम, या इसको क्या कहते हैं? ग्राउंड टिश्यू। ये पेरीब्लेम रीजन क्या होता है? तो आप बोल सकते हैं पेरीब्लेम जो रीजन होता है या ग्राउंड टिश्यू का जो रीजन होता है वो एपिडर्मिस के ठीक नीचे और वैस्कुलर बंडल के ठीक बाहर वाला रीजन होता है। क्या? एपिडर्मिस के ठीक नीचे और वैस्कुलर बंडल के ठीक बाहर वाले रीजन को क्या कहते हैं? पेरीब्लेम कहते हैं या ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। ये क्या बनाता है? तो डर्मेटोजेन क्या बनाता था? ये बनाता है एपिडर्मिस। पेरीब्लेम क्या बनाता है? ग्राउंड टिश्यू। और ग्राउंड टिश्यू में मेनली बोल रहे हैं, मेनली आता है इट फॉर्म व्हाट? इट फॉर्म कॉर्टेक्स रीजन। क्या बनाता है? कॉर्टेक्स रीजन बनाता है। और कॉर्टेक्स रीजन में आता है हाइपोडर्मिस, उसके अलावा आता है कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स, और इसमें आता है इंडोडर्मिस। क्या आता है? इंडोडर्मिस। चलिए, इस ग्राउंड टिश्यू के अंदर यानी इंडोडर्मिस के अंदर जो रीजन आ गया, इंडोडर्मिस के अंदर यहां क्या होगा? वैस्कुलर बंडल। क्या होगा? यहां पे वैस्कुलर बंडल होगा और उसको हम कहते हैं प्लीरोम। क्या कहते हैं? प्लीरोम। यानी कि प्लीरोम में क्या आ गया? यानी वैस्कुलर बंडल वाले रीजन में क्या आ गया? तो वैस्कुलर बंडल वाले रीजन में आ गया प्लीरोम। मतलब प्लीरोम कहां आ गया? वैस्कुलर बंडल वाले रीजन में आ गया। तो इंडोडर्मिस के अंदर जो भी रीजन है उसको क्या कहेंगे? हम प्लीरोम कहेंगे। और एनसीईआरटी में एक टर्म आएगा स्टील। क्या आएगा? स्टील। ठीक है, STEL, स्टील। स्टील क्या होता है या स्टीलर रीजन क्या होता है? इंडोडर्मिस के नीचे। क्या? इंडोडर्मिस मान लेते हैं ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू में 3 लेयर, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स एंड इंडोडर्मिस। और इंडोडर्मिस के अंदर जो भी ग्रुप ऑफ सेल्स होगा इंडोडर्मिस के अंदर, वो सब रीजन को क्या कहेंगे? एक साथ मिला के स्टील कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टील कहेंगे। यानी कि प्लीरोम स्टीलर रीजन को बनाता है और इस प्लीरोम वाले रीजन में या स्टीलर रीजन में क्या होता है? वैस्कुलर बंडल होता है। देखो क्या होता है? वैस्कुलर बंडल होता है। और क्या होता है? पेरीसाइकल होता है। और क्या होता है? वैस्कुलर बंडल होता है, पेरीसाइकल होता है, पिथ होता है, और क्या होता है? पिथ रेज होता है। क्या होता है? पिथ रेज होता है। तो इस सब चीज को हम डिटेल में देखेंगे आगे। ठीक है, तो आप यहां तक नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अगर नोट्स में कहीं बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप अपने हैंड रिटन नोट्स का भी यूज करेंगे जो आपको प्रोवाइडेड किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग देंगे परमानेंट टिश्यू। क्या? परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? वैसे सेल्स जो पावर ऑफ डिवीजन को लॉस कर चुके हैं, जिसमें पावर ऑफ डिवीजन नहीं है, यानी वो क्या हो चुके हैं? परमानेंट टिश्यू हो चुके हैं। ये पावर ऑफ डिवीजन का जो लॉस है, हो सकता है वो परमानेंटली लॉस कर दिया, वो कभी अब डिवाइड नहीं करेगा, और हो सकता है टेम्पररी पावर ऑफ डिवीजन को लॉस किया है, ओकेजनली सेल डिवीजन हो सकता है। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू क्या है? टिश्यू आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स व्हिच हैव लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन
आइदर टेम्पररली और परमानेंटली। क्लियर है? तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? परमानेंट टिश्यू ओके, क्या होता है परमानेंट टिश्यू? लिखेंगे परमानेंट टिश्यू आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, composed of cells, permanent tissue are composed of cells which have lost the power of division, which have lost the power of division, which have lost the power of division temporarily or permanently. नेक्स्ट, ये जो परमानेंट टिश्यू है ये कैसे बनते हैं? अभी तो देखिए कैसे बनते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवीजन और डिफरेंशिएशन के बाद बनते हैं। कैसे बनते हैं? डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन के बाद बनते हैं। तो दे आर फॉर्म्ड बाई व्हाट? They are formed by division and differentiation of meristematic tissue. They are formed by division and differentiation of meristematic tissue. क्लियर है? नेक्स्ट, ये सर डेड होते हैं या लिविंग होते हैं? तो ये डेड भी हो सकते हैं और ये लिविंग भी हो सकते हैं। बस ये सेल डिवीजन के एबिलिटी को लॉस कर चुके हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? परमानेंट नाम है। तो मे बी डेड और लिविंग। आगे हम पढ़ेंगे कि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा होता है क्या? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में हम पढ़ेंगे पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हम पढ़ेंगे जाइलम एंड फ्लोएम। क्या पढ़ेंगे? जाइलम एंड फ्लोएम। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। आपका होमवर्क है कि जरूर 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 एक बार एनसीईआरटी से आपको पूरा रीड करना है यहां तक, परमानेंट टिश्यू के पहले तक। ठीक है? आगे फर्दर परमानेंट टिश्यू को हम अगले क्लास में प्रोसीड करेंगे। पढ़ने का क्या तरीका होगा? देखो भाई, परमानेंट टिश्यू जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू का तीन टाइप कौन कौन सा? पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का दो टाइप, क्या? जाइलम एंड फ्लोएम। तो पहले हम पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ेंगे, क्या मॉडिफिकेशन है, कहां प्रेजेंट होता है, फिर कॉलेनकाइमा के बारे में और फिर स्क्लेरेन्काइमा। उसके बाद कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पे आएंगे जाइलम एंड फ्लोएम। क्लियर है? और ऐसे करके फिर आगे पढ़ेंगे टिश्यू सिस्टम। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।